द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा एक ही सिद्धांत है कि शेयर ऐसे रेकमेंड करो, ऐसे शेयरों की स्टडी करो और ऐसे शेयर खरीदो और उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसों में करो जो बाई चांस गिर भी जाए। देखिए, गिर कोई भी शेयर कभी भी सकता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी मैनेजमेंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। लेकिन मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट हो या वो सेक्टर ऐसा हो कि वो गिरावट से जल्दी उभरी आए। मेरा आईटी सेक्टर में क्यों विश्वास है, मैं आईटी सेक्टर में चर्चा नहीं करूंगा आज, निश्चित रहिए। हालांकि है तो आईटी सेक्टर का ही, टेलीकॉम सेक्टर पे भी नहीं है, बताएंगे भी आपको एक मिनट में। ऐसे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करो जो गिर भी जाए। आईटी सेक्टर में मेरा भरोसा इसीलिए है कि आईटी सेक्टर गिर गया था मेरे खरीदने के बाद में, भारी खरीद की थी मैंने, लेकिन उठ गया। बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन की गुंजाइश बहुत कम है, उसकी प्राइसिंग पावर में डिफरेंसेज, अप्स एंड डाउन्स बहुत कम आते हैं। जिसमें डिमांड हो, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी हो, ये कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। बिल्कुल नई कंपनी में पैसा लगाना बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। कोई आईपीओ आया, लिस्ट हुआ है, कल कंपनी पता नहीं कैसी बैलेंस शीट लेके आई है। आईपीओ में कंपनी को पैसा लेना था, ओएफएस में पैसा लेना था, कंपनी को हेरा फेरी कर लाई हो जिसको कोई नहीं पहचान सके, जिसके राज बाद में खुलते हैं साल 2 साल बाद। तो ऐसी कंपनियों में बहुत छानबीन के पैसा लगाना चाहिए। दिस इज माई वर्डिक्ट। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह और देना चाहता हूँ, माने न माने आपकी मर्जी है। वो राय ये है, वो पहले भी मैं कह चुका और मैंने कई बार कहा है कि म्यूचुअल फंड कोई बुरी चीज़ नहीं है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। गड़बड़ कुछ हो जाती हैं या की जाती हैं, ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह जाता हूँ। देखिए, गलती हर इंसान से होती है, गलती किससे नहीं होती है, सबसे होती है। तो फिर भी, लेकिन चूंकि उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उनके अस्तित्व का सवाल है, और वो परफॉर्मेंस दे सकने के लिए उनके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट है, एडिक्वेट पर्याप्त इंतजाम है। उनके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, पर्याप्त मैन पावर है, एक्सपर्ट मैन पावर है, पर्याप्त मात्रा में है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके कॉन्टैक्ट हैं, कंपनियों से कॉन्टैक्ट हैं, कॉनकाल में जाते हैं, एजीएम में जाते हैं। तो वो, अब मैं अकेला आदमी तो कितना क्या कर लूँगा, मुझे आप बताओ। मान लो चाहे मैं कितना भी इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस हूँ, एक कॉनकाल को पढ़ने में आधा दिन लगता है, मैं आपसे बता रहा हूँ। एक एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने में कम से कम 3-4 घंटे चाहिए, तो वो दिन पूरा हो जाता है करीब भाई। लेकिन उनके पास मैन पावर है। फिर उन्होंने कई ऐसी साइट्स हायर कर रखी हैं जो पेड साइट्स हैं, बहुत महंगी साइट्स हैं। जैसे पैरासीटामोल का रेट क्या है आज, आइबुप्रोफेन का रेट क्या है, D3 विटामिन का रेट क्या है, कई तरह की जो फार्मास्यूटिकल आते हैं, केमिकल्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, टेक्सटाइल, कई चीज़ें, उनका रेट मालूम कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है तो इसके प्रोडक्ट में तेज़ी आ रही है क्या, और फिर उसका रॉ मटेरियल क्या तेज है, ये मालूम सब चीज़ें करने के उनके पास साधन हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो स्मॉल स्केल का, जो स्मॉल कैप शेयरों का खेल आप खेलें, जो इन्वेस्टमेंट करें, वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बढ़िया होगा। अब मैं पर्टिकुलर में नाम लूँगा तो आप ये कहोगे कि साहब, आई एम एजेंट ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट ब्रोकर, ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप ये देख लीजिए, प्रेजेंट में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है स्मॉल कैप में। आप उसमें SIP करवा दीजिए, लमसम करवा दीजिए, जैसा भी आप चाहें। उसका कारण क्या है कि मान लो उसके पास में 50 शेयर खरीदे स्मॉल कैप के, तो एक तो उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, साधन ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि मान लो 50 में से 1 या 2 डूबेंगे या 5 भी डूब गए, तो 90% जो ऐसे शेयर हैं जो बढ़ेंगे, मान लो आप वो लेते ही वही शेयर है। जैसे म्यूचुअल फंडों ने विजय डायग्नोस्टिक खरीदा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, बढ़ा एकदम 500-600 रुपये से सीधा 1100-1200 रुपये गया। 1200 रुपये से कुछ बेच दिया उन्होंने, थोड़ा सा बेच दिया, बाकी होल्ड किए रखा, फिर टूटा है, फिर खरीद लेंगे। अब आप देखो, तो वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन, ये सारा गेम जो शेयर बाजार का सारा गेम है, इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। मैं खुद भी यही करता हूँ कि इस हालांकि का दुक्का स्मॉल
कैप शेयर बाज़ार से भी खरीदते हैं, कोई बहुत जाता है, लेकिन हमारी बात अलग है, क्योंकि मेरी भी जो पकड़ है, आप ऐसे अतिशुक्ति न माने कि दम्भ भरता है ये, वो पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। देखिए मैं आपसे बताऊँ, मेरा आप देख चुके होंगे पिछले 6-7 महीने में जो भी शेयर बताए हैं उसमें से इक्का दुक्के की बात मैं नहीं कहता, बाकी ज़्यादातर प्रॉफिट में है। तो आप SIP करवा दें म्यूचुअल, और या फिर लमसम जैसा भी लगाएं, जैसा भी आपका बजट हो। स्मॉल कैप शेयरों का जो गेम है वो आप म्यूचुअल फंड की तरीके सारा पैसा मत लगाओ उसमें। जो आपका टोटल कॉर्पस है 10-5%, या जैसे आप 50,000, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये बचाते हैं, उसमें से 10-15-20% पैसा स्मॉल कैप शेयरों में लगा दें। मेरा ये गेम है। हालांकि ठीक है, मेरी साइज बड़ी है, वो सब बात अलग है, इन चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिस इज द पोजीशन। अब आते हैं अपन जो मूल रूप से जो तेजस नेटवर्क का शेयर है। तेजस नेटवर्क टाटा का शेयर है। ये एक केबल नेटवर्किंग कंपनी थी जो वाईफाई प्रोवाइड करती थी, बाई वे ऑफ केबल। किसी के पास थी, टाटा की नहीं थी कंपनी, टाटा ने इस कंपनी को खरीद लिया, और इसमें जो दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट थे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, फिनेंशियल एक्सपर्ट थे, उनको डिप्यूट किया खरीदने के बाद, और उन्होंने इन हाउस टेलीकॉम सेक्टर के काम आने वाले दुनिया भर के इक्विपमेंट मतलब उन्होंने इन्वेंट किए। मतलब सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इन हाउस डेवलप्ड हैं। वर्ल्ड फेम टेक्नोक्रेट थे वो। तो अब मैं आपसे बताता हूँ कि इस कंपनी के तेजस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तेजस नेटवर्क के प्रोडक्ट क्या क्या हैं अब बताता हूँ आपको। ग्लोबल ब्रांड बैंड कंपनी, ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्किंग के इक्विपमेंट है। मतलब ये जो देखिए ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, फाइबर ब्रॉडबैंड SS इक्विपमेंट, एथरनेट IP स्विचेज एंड राउटिंग प्रोडक्ट्स। इसका बेंगलोर में इसका प्रोजेक्ट है। इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। टाटा कोई छोटा मोटा काम तो करेगा नहीं। और उनका मेन जो कंज्यूमर आज की तारीख में भारत संचार निगम लिमिटेड है, और ये एक्सपोर्ट भी इन्होंने शुरू कर दिया है। अब एक्सपोर्ट की मात्रा कम है, चूँकि अभी ट्रायल बेसिस पे माल जा रहा है। जब ट्रायल के अंदर वो सही पाया जाएगा, देन दे विल गेट द बिग ऑर्डर्स। और अंततोगत्वा चाहे वो रिलायंस जियो हो, जियो टेलीकॉम हो, चाहे भारती एयरटेल हो, इनको भी लेना पड़ेगा। इससे सामान इनसे लेने पड़ेंगे पुर्जे, चूँकि इनके सस्ते हैं। वो उसका ट्रायल ही देख रहे हैं कि भारत संचार निगम में ये सक्सेस है या नहीं है। 15,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था, जिसमें से ये करीब 11,000 करोड़ की सप्लाई कर चुके हैं, और ये सारी सप्लाई TCS के जरिए करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अच्छा, अब इनका जो रेवेन्यू कॉम्बिनेशन है वो 36% भारत सरकार से आता है, 54% प्राइवेट जो कंपनीज हैं, दूसरी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, BSNL के अलावा जो दूसरी टेलीकॉम कंपनी, उनसे आता है, और 10% इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इनके पास में 4845 करोड़ रुपए के सेकंड क्वार्टर के एंड के टाइम पर मौजूद थे, ऑर्डर्स पेंडिंग थे, और ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑर्डर्स मतलब सरकार की प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगता है, ऑर्डर्स और मिलेंगे। इट विल बी कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि भारत सरकार ने भारत संचार निगम BSNL के रिवाइवल की भी प्लान बनाई थी 89,000 करोड़ रुपये की। और आपने देखा होगा मोबाइल कनेक्शन देना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और ऑप्टिकल फाइबर तो उनका है ही है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर है, डाटा नेटवर्क है, बहुत असेट बहुत है उनके पास में। तो नेचुरल है उनके मेंटेनेंस के लिए और उनकी सर्विसिंग के लिए ये सारे इक्विपमेंट भारी मात्रा में चाहिए। इतना बड़ा देश है कि पूछो मत आगे। अच्छा, अब देखिए, सुनिए आप, लोकेलिटी बंगलोर में आ गई, इंडिया में। अब इसके फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 20,293 करोड़ रुपये का, प्योरली टाटा कंपनी है। मतलब प्राइस 1185 रुपये, 10 फेस वैल्यू शेयर है। हाई लो 651 से 1495, अभी 1185, कोई ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई है। बाजार में गिरावट है इसलिए है थोड़ी सी। प्राइस अर्निंग रेशियो 44.6 है। बुक वैल्यू 217 रुपये है।
डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि ये पहला ही एक आध क्वार्टर की वर्किंग आई अभी, मतलब उसमें ही इसने इतनी रंगत दिखा दी है। ROC 3.68 है, ROE 2.06 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब इसके मतलब एक क्वार्टरली वर्किंग की बात करते हैं। नहीं, पहले तो 5 साल में क्या दिया, तो 5 साल में क्या, इसने तो 1 साल में दे दिया और 2 साल में दे दिया, ये मान लीजिए आप, लेकिन 5 साल मान लेते हैं इसको। 150 रुपये था 5 साल पहले, आज ये शेयर 1185 रुपये, यानी 7.9 टाइम अप्रिसिएशन आ चुका है इसमें 5 ईयर्स। द सुपर अप्रिसिएशन है भाई। ऐसे तो मैंने भी खरीदे थे, फिर मैंने बेच दिए थे, बट नाउ आई एम अगेन प्लानिंग टू परचेज दिस शेयर्स। अब बहुत से शेयर रहते हैं, लेकिन अब लिक्विडिटी तो चाहिए ना भाई, कितना पैसे की तो सीमा है, चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल 396 करोड़ रुपए थी सितंबर 23 में, जून 24 में 1563 करोड़ रुपए हुई और सितंबर 24 में 2811 करोड़ रुपए। देखो ये शुरुआत है, जून 24 से ही इनका बिजनेस शुरू हुआ है, मैं आपसे। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 23 में 3% था, क्योंकि खर्चे तो सारे मौजूद थे, खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन बिक्री नहीं थी उस समय, सेल नहीं थी, 3% मार्जिन था। अभी जून में 24%, जून 24 में 15% आया और सितंबर में 19% मार्जिन आया। 19% मार्जिन इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द सुपर मार्जिन। इट शोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कंपनी हैज गॉट द प्राइसिंग पावर। भारत सरकार वैसे नहीं खरीदती है, कॉम्पिटिटिव टेंडर में इन्वाइट करना पड़ता है उसको, जस्टिफाई करना पड़ता है रेट को फाइल पे। ये कोई प्राइवेट कंपनी तो फिर भी बेशक ले ले, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू इट। दे हैव टू परचेज बाय वे ऑफ टेंडरिंग सिस्टम, दे हैव टू जस्टिफाई रेट ऑन द फाइल, अदरवाइज नो ऑफिसर विल बी ready to do it. Who will take the responsibility in case of inquiry is established? नेट प्रॉफिट 13 करोड़ था सितंबर 23 में, जून 24 में 77 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 24 में एकदम से उछाल खा के 77 करोड़ रुपए से 275 करोड़ रुपए हो गया। तो अब पहला ही क्वार्टर है, आप ये मानिए, जब कंपनी ने फुल फ्लैज वर्किंग की है। अर्निंग पर शेयर 74 नए पैसे थी सितंबर 23 में। इस क्वार्टर में, सितंबर 24 के क्वार्टर में 16 रुपये 7 पैसे हुई। तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम इसको लगाते हैं तो 64 रुपीज़ की ईपीएस आती है एनुअलाइज बेसिस पे। आप मान लीजिए 40 रुपये आ जाएगी, तो भी जो शेयर का रेट है 40 रुपये की ईपीएस, मान लो थोड़ा ऑर्डर मिलने में देरी हो जाती है तो थोड़ा सा 40 रुपीज़ की ईपीएस भी कराई इसकी, तो 25-26 का तो पी रेशो हुआ। और हुआ क्या, कोई खास बात नहीं। ये जो 44 का पी रेशो है ना, खाली एक ही तो क्वार्टर की वर्किंग आई है, उस वजह से दिख रहा है, बाकी डाउन आएगा पी रेशो। या इसकी मतलब अगर पी रेशो ऊपर जाएगा तो शेयर की प्राइसेज ऊपर जाएंगी, निश्चित मान लीजिए आप उसका। अच्छा, अब टीटीएम, बस एक टीटीएम की बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ था नहीं। दिस इज द फर्स्ट टीटीएम। और ये जो ROE ROC है ना, ये भी इसलिए कम है कि पहले कुछ था ही नहीं कंपनी में, और पहले फुल ईयर वर्किंग भी नहीं आई, इसलिए था ये। सेल्स 6261 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 करोड़ रुपए। न ये क्वार्टर की बात करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। सेल्स 6261 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट 455 करोड़ रुपए, ईपीएस 26 रुपये 56 पैसे, फुल ईयर की ईपीएस टीटीएम की ईपीएस आई। टीटीएम में खाली एक क्वार्टर एक में थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी ईपीएस हो गए, तो ये 1.5 क्वार्टर की ईपीएस मानिए आपको, 1.5 क्वार्टर में 26 रुपये, तो 40-50 रुपये, 40 से 50 रुपये के बीच में एनुअलाइज बेसिस पर ईपीएस आके नहीं। इक्विटी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मिलेंगे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। इक्विटी 175 करोड़ रुपये, 10 पेड अप शेयर है, 10 फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। रिजर्व 3546 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 2911 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 3584 करोड़ रुपए है, टोटल 10,215 करोड़ रुपए। फिक्स असेट्स 1313 करोड़ रुपए है, करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 52 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 451 करोड़ रुपए की, और अदर असेट्स 8400 करोड़ रुपए की, 8400 करोड़ रुपये है। इस तरह 10,215 करोड़ की बैलेंस शीट है।
कंपनी पर बोरोविंग कोई खास नहीं है इस कंपनी के बिजनेस को और आने वाले समय को देखते हुए। ये तो एक ही झटके में चुका देंगे, क्योंकि एक क्वार्टर में ही इनका प्रॉफिट आया है। मैं एनुअलाइज बेसिस पर नेट प्रॉफिट 455 करोड़ रुपया है 1.5 क्वार्टर का, तो 1.5 साल में रिपे कर देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और आगे अर्निंग और बढ़ेगी ना। मतलब होल्डिंग्स जो बताते हैं अब आपको, होल्डिंग्स ये हैं कि मैनेजमेंट के पास में 55.42%, FFI के पास 9.58%, DIIs के पास 4.76% और प्रोमोटर पब्लिक के पास में 30.26%। तो मैनेजमेंट की होल्डिंग पर्याप्त है और इसमें कोई कमी नहीं की FIDIs ने। ये बिल्कुल ओके है काम, और ये चर्चा इस पर पूर्ण हो जाती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।